नमस्कार दोस्तों, सरोकार मीडिया यूट्यूब चैनल पर एक प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है शख्सियत। इस प्रोग्राम में हम कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका और पत्रकारिता के साथ साथ समाज में महत्वपूर्ण मुद्दों पर काम करने वाले विभूतियों के बारे में दिखाएंगे। हम ऐसे व्यक्तित्वों का इस प्रोग्राम में साक्षात्कार करेंगे जिनसे प्रेरणा लेकर हमारे देश के युवा अपनी ज़िंदगी में भी कुछ कर सकें। शख्सियत प्रोग्राम व्यक्तिगत उपलब्धियों पर आधारित प्रोग्राम होगा और इसमें कोशिश की जाएगी कि ऐसे लोगों का ही साक्षात्कार किया जाए जिन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं। हमें अपने दर्शकों से अपेक्षा है कि वे हमें बताएं कि किस तरह के लोगों का इसमें और साक्षात्कार किया जा सके, जिससे इस प्रोग्राम को बहुत ज़्यादा प्रभावशाली और सराहनीय बनाया जा सके। हमारी दर्शकों से अपेक्षा है कि वे हमारे व्हाट्सएप नंबर 9540297770 पर बताएं कि ये प्रोग्राम उनको कैसा लगा और वो किस तरह की शख्सियत इस प्रोग्राम में बुलाना चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों, हमारे देश को आज़ादी दिलाने वालों ने जैसा सोचा था कि अंग्रेज़ों से भारत को मुक्त कराने के बाद नागरिकों को ये अधिकार मिलेंगे और हमारा देश गुलामी से मुक्त होकर आज़ादी की सांस लेगा। देश तो आज़ाद हो गया, लेकिन क्या आज हमारे नागरिकों को वो अधिकार प्राप्त हैं जिसकी दरकार आज़ादी के मतवालों ने अपनी शहादत देते हुए की थी? ऐसा हरगिज़ नहीं है, क्योंकि हमारे देश के नेतृत्वकर्ताओं ने संविधान तो बना दिया, लेकिन उस संविधान के अनुरूप उनके क्रियाकलाप हरगिज़ नहीं है। महात्मा गांधी पेशे से वकील थे। उन्होंने आज़ादी की लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन उसके बाद बहुत से वकीलों ने आज़ादी की लड़ाई में भी हिस्सा लिया और उसके बाद सरकार बनाने में भी अपनी भूमिका निभाई। वर्तमान समय में देखा जाए तो बहुत बड़े बड़े वकालत के पेशे वाले लोग राजनीति में आए, जैसे राम जेठमलानी और अरुण जेटली। ये दोनों अब इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन इन्होंने भी देश की स्थिति बदलने के मुकाबले अपनी छवि को सुधारने और पैसा कमाने पर ही ध्यान दिया। अगर आज के वकीलों की बात करें तो चाहे वो पी चिदम्बरम हो और चाहे कपिल सिब्बल हो, इनका मकसद भी यही होता है कि किसी तरह से धन संपदा और लाइसेंसिंग के क्षेत्र में उनका नाम रहे। आज हम एक ऐसी शख्सियत से आपको रूबरू कराएंगे जो कारपोरेट जगत के जाने माने अधिवक्ता हैं। ट्राई लीगल के संस्थापक सदस्यों में से एक एडवोकेट आनंद प्रसाद। अगर उनसे ये पूछा जाए कि क्या वो हिंदुस्तान के सबसे बड़े कारपोरेट लॉयर बनना चाहेंगे, तो उनका जवाब ये हरगिज नहीं होता कि हाँ। ऐसा क्यों?
क्योंकि उनका मानना सिर्फ बहुत बड़ा वकील बन जाना और बहुत ज्यादा धन संपदा ऐश्वर्य इकट्ठा करना उनका मकसद नहीं है। वे गांधी जी के विचारों से पूरी तरह से सहमत हैं और वो उसी तरह की भूमिका में रहना चाहते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज की राजनीति इतनी गंदी हो गई है कि वहां अच्छे अच्छे लोगों को भी ये वर्तमान नेता दूषित करने पे उतारू हो जाते हैं। लेकिन खैर छोड़िए, जिस तरह से हमारे देश में राजनीतिक माहौल खराब हो रहा है उस स्थिति में युवा जागरूक भी हो रहा है। डिजिटल युग होने की वजह से अब अपनी बातों को लोगों तक पहुंचाने में सहजता महसूस हो रही है। इसलिए वो टाइम, वो समय आने वाला है कि आनंद प्रसाद जैसे लोग आगे भी आएंगे और अपने जैसे विचारधारा के लोगों को अपने कारवां में शामिल कर देश की जो दुर्गति हो रही है उसको सही करने का फैसला भी लेंगे। आज हम आनंद प्रसाद साहब से बहुत सारे विषय पे बात करेंगे, उनके समाधान जानने का प्रयास करेंगे और वे समस्याएं क्यों हैं इसके गहराई में जाएंगे और उसका समाधान क्या हो उसको भी उनसे जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए मिलते हैं एक ऐसी शख्सियत से जिसके पास हिंदुस्तान में हो रही सभी समस्याओं का सटीक समाधान है, बशर्त ये है कि हमारे देश के नेता उन समाधानों को सुने, समझें और खुद ही उसको देश में लागू करें। अगर ऐसा होता है तो भी आनंद प्रसाद जी का ये मानना है कि वो मान के चलेंगे कि उन्होंने अपना काम कर दिया, क्योंकि जो उनकी इच्छा है वो पूरी होना चाहिए। वो चाहे फ्रंट पे खुद आए या जो लोग फ्रंट पे हैं वो ही उस व्यवस्था को दुरुस्त करें। तो आइए मिलते हैं एडवोकेट आनंद प्रसाद जी से। नमस्कार आनंद जी। नमस्कार सिराज जी। मेरा पहला सवाल ये है कि हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन इतना खूबसूरत होने के बाद भी आज हमारे यहाँ बलात्कार, लूट, डकैती, अव्यवस्था का माहौल क्यों है? इसमें कॉन्स्टिट्यूशन का कोई लेना देना नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन तो एक बैकग्राउंड लेजिस्लेशन है। अब जो आप बलात्कार, डकैती, लूट, अब इन सब के अलग अलग वजह होती हैं, लेकिन अगर कोई एक मेन आप मुद्दे को पकड़ोगे जिसकी वजह से ये सब इंक्रीज पे है, क्राइम इंक्रीज पे है, तो वो क्योंकि हमारे यहाँ कानून का एनफोर्समेंट नहीं है। आज के दिन इफेक्टिवली किताबों में हमें पढ़ाया जाता है कि हाँ कानून है, और जो शरीफ आदमी होता है जो कानून से डरता है उसके लिए कानून है। लेकिन एक बार आप वो कानून को क्रॉस कर जाते हो फिर आपको कानून से कोई दिक्कत नहीं होती है। जैसे किसी को अगर एक बार जेल भेज दिया तो उसके बाद जेल की डर खत्म हो जाता है उसका। तो मेन चीज जो हम लोग को रोक के रखता है कानून के दायरे में वो ये है कि सोसाइटी में हमारा मतलब कोई रेटिंग डाउन ना हो, तो इस वजह से जेल आदमी जाने से बचता है। ये लोगों को अच्छा नहीं लगता कि पुलिस उसके यहाँ आके विजिट करे, लेकिन एक बार विजिट हो जाता है, पब्लिक में तुम आ जाते हैं तो उसके बाद उसका डर खत्म हो जाता है। तो हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि एनफोर्समेंट बिल्कुल जीरो है। एनफोर्समेंट से उन लोगों को लगता है कि हाँ कानून है, जो लोग उसका पालन करते हैं, लेकिन जो लोग पालन नहीं करते उनके लिए तो बिल्कुल खुली छूट है। अब अलग अलग सरकारें अपनी तरफ से कोशिशें करती रहती हैं, लेकिन उसमें बड़ा एक फेलियर लेवल बड़ा हाई है सरकारों का। वो इस चीज को इम्प्लीमेंटेशन को डिलीवर नहीं कर पा रहे। वरना अगर हर कानून जो देश में अगर वो बिल्कुल प्रॉपरली इम्प्लीमेंट किया जाए तो शायद हमको और आपको सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। मतलब इतने ज्यादा कानून है लेकिन इम्प्लीमेंटेशन जीरो है। हमें चाहिए कम कानून, और जो कम कानून है उनको तगड़े से इम्प्लीमेंट करो जिससे कि मतलब व्यवस्था बनी जाए। ये बात कही कि जो ईमानदार आदमी है, जो कानून का सम्मान करता है, दिक्कत एक तरह से उसी को हो जाती है, तब तो उसको तो एक तरह से रिलैक्स मोड में होना चाहिए
इस देश में तो उल्टा है, जो आदमी बलात्कार कर रहा है, चोरी कर रहा है, फ्रॉड कर रहा है, डकैती डाल रहा है, उसका महिमा मंडन होता है, टीवी वाले भी उसी को दिखाते हैं, पेपर उसको फ्रंट पेज पे छापता है, और जेल जाने के बाद जैसा आपने कहा वो एक तरह से समाज का हीरो बन जाता है और एमपी एमएलए और मिनिस्टर बनता है। तो ये स्थिति कैसे सही होगी, मैं ये जानना चाहिए। ये तो तभी सही हो पाएगी जब आपके यहाँ कानून का इन्फोर्समेंट ठीक से हो। अब आप देखो कि कानून का इन्फोर्समेंट क्यों नहीं होता। ये बोलना आसान है कि कानून का इन्फोर्समेंट करना बड़ा मुश्किल है। अब कानून का इन्फोर्समेंट इसलिए स्लो है कि अगर छोटे मोटे चोरी हो गई, डकैती हो गई, बलात्कार हो गया, इनको अब क्या लगता है आपको कि कितने टाइम लगता है इसको रिजॉल्व होने में कोर्ट में। जब 6-8 साल लग जाते हैं, 10 साल लग जाते हैं कोई केस के, कोई सिविल सूट होता है उसमें 10-10 साल लग जाते हैं, तो वो कानून मीनिंगलेस हो जाता है। जब 10-10 साल उसका रिजल्ट आने में लग रहा है, 5 साल लग रहे हैं, 10 साल लग रहे हैं, 15 साल लग रहे हैं, तो कानून यूजलेस हो जाता है। तो अब जो कभी कानून के पढ़ने में पढ़ा नहीं है वो उसकी हमेशा कोशिश रहती है कि मैं बच के रहूं, तो उसके लिए कानून तब भी रेलेवेंट रहता है। लेकिन एक बार जो, जैसे मैं कह रहा था, जो एक बार जो मैदान में आ जाता है तो फिर उसको डर नहीं लगता, उसको आदत हो जाती है, वकीलों की आदत हो जाती है, कोर्टों की आदत हो जाती है, तारीखों पे तारीख की आदत हो जाती है, तो मतलब खुले सांड के जैसे रहता है। तो आनंद जी, ये स्थिति सुधरेगी कैसे? सरकारें आती हैं, चली जाती हैं, फिर दूसरी सरकार आती है, इसको क्या है हल क्या है? इसको ये वाली सरकार भी इस मामले में सोच रही है कि जो कानून का इम्प्लीमेंटेशन है इसको कैसे फास्ट किया जाए, लेकिन वो सिर्फ सोच ही रहे हैं। नहीं, अब एग्जाम्पल के तौर पे ये सरकार में भी ऐसे लोग हैं जो करप्शन कर रहे हैं, लेकिन पार्शियलिटी होती है, जो सरकार के सपोर्टर लोग हैं वो करप्शन करते हैं या कोई ऐसा काम करते हैं तो उनके ऊपर मुकदमे नहीं लगते हैं, विपक्षी लगा करते हैं तो होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अनुराग ठाकुर मिनिस्टर होते हुए गोली मारो सालों को कह के जो करते हैं, दंगे फैलाते हैं, कपिल मिश्रा दंगे फैलाता है, आपका मनोज तिवारी ऐसी बातें करते हैं, गिरिराज सिंह जो है मंत्री होकर कहते हैं, साक्षी महाराज एमपी होकर कहते हैं, इवन मुख्यमंत्री होते हुए योगी आदित्यनाथ जैसा कहता है कि यहाँ पे जो है चले जाओ, यूपी छोड़ दो नहीं तो जो है या तो दुनिया छोड़ना पड़ेगी। ये लैंग्वेज तो संविधान नहीं सिखाता है। तो एक पॉलिटिकल पार्टी का आदमी ऐसा करता है, वो चाहे बीजेपी का हो या कांग्रेस का हो, उसको कैसे रोका जा सकता है भाईजान? तो इसमें एक तो संविधान का कोई लेना देना नहीं है। संविधान आपको खुली छूट देता है कि आप जो बोलना चाहो वो बोलो। अब इसमें सवाल ये उठता है कि अगर कोई जो स्पीच दे रहा है उसमें कोई कानून आपने तोड़ा है कि नहीं तोड़ा है। अगर तोड़ा है तो आपके खिलाफ कानून कार्रवाई होनी चाहिए, अगर नहीं तोड़ा है तो फिर आपको खुली छूट होनी चाहिए। नहीं, इसी में सवाल है कि अगर तोड़ा है तो अगर मान लीजिए बीजेपी की समर्थित सरकार है, उस पार्टी के किसी सदस्य या समर्थक ने इस तरह की हरकत की और उसी तरह की हरकत जो है किसी और पार्टी या समुदाय ने की, एक को तो जेल है और दूसरा जो खुला, ये क्यों है? तो मैं आपको थोड़े अलग कॉन्टेक्स्ट में बता दूं, इस कॉन्टेक्स्ट में नहीं, क्योंकि इसमें तो बड़ा ही नैरो वो डिफरेंस आ जाता है कि मैंने बोला था नहीं बोला था। हम ये मान के चले कि 10 लुटेरे हैं, ठीक है, उसमें 2 इस पार्टी के, 2 उस पार्टी के, 2 इस पार्टी के, 2 उस पार्टी के, मतलब 10 पॉलिटिकली एफिलिएटेड लोग हैं। घूसखोरी बाकी छोड़ दो, घूसखोरी में 10 लोग हैं। अब आपका सवाल जैसे मैं सुन रहा हूँ वो ये है कि घूसखोरी तो सारी ही कर रहे हैं, और सच्चाई ये है कि एक मॉडर्न मतलब जहां इंसान रहता है वहां पे कुछ लेवल की घूसखोरी रहेगी ही। अगर आप ये सोच रहे हो कि उसको आप बिल्कुल जीरो कर दोगे तो आपके जैसा बेवकूफ नहीं है। सवाल ये है कि उसको आप कैसे कंट्रोल में रखोगे जिससे कि कॉमन आदमी उससे इफेक्टेड ना हो, जिस हिसाब से हम लोग यहाँ इफेक्टेड हो जाते हैं। तो अब आप ये सोचो कि घूसखोरी जो है 10 लोगों ने की हुई है, 10 पॉलिटिकल लोगों ने की हुई है। आपका सवाल ये है कि सरकार जो है, जो ऑपोजिशन के जो 3 लोग हैं उन्हीं पे हावी हो रही है, अपने यहाँ के जो घूसखोर हैं उन पे नहीं हावी हो रही है। तो सबसे पहली चीज ये है कि घूसखोर वही हो सकता है जिसके पास पावर हो। जिसके पास पावर नहीं हो सकता वो घूसखोर भी नहीं हो सकता। तो कुछ ना कुछ टाइप का पावर होना चाहिए। तो ये नेचुरल है कि रूलिंग पार्टी से आपको ज्यादा घूसखोर नजर आएंगे, और स्टेट या तो पुरानी रूलिंग पार्टी हो तो उसमें से घूसखोर नजर आएंगे, क्योंकि विदाउट पावर घूसखोरी नहीं हो सकती। अब सवाल ये है कि भाई अपने लोगों को नहीं तुम ढूंढ रहे हो और दूसरों के ऑपोजिशन के पीछे ही सिर्फ जा रहे हो,
तो उसको मैं थोड़े अलग तरीके से देखता हूँ। अक्सर ये वाला सवाल उस तरीके से पूछा जाता है कि मोस्टली जब ऑपोजिशन लीडर्स पे एक सरकार इन्वेस्टिगेशन करती है तो ये कहते हैं कि भाई सिर्फ ऑपोजिशन को क्यों इन्वेस्टिगेट कर रहे हो। उसको आप इस तरीके से भी इंटरप्रेट कर सकते हो, जो इस टाइप का आर्गुमेंट करते हैं कि भाई या तो सबको इन्वेस्टिगेट करो या एक को भी इन्वेस्टिगेट मत करो। सबको इन्वेस्टिगेट करो, ये सिटीजन्स के बेस्ट इंटरेस्ट में है। एक को भी इन्वेस्टिगेट मत करो, ये वर्स्ट सिचुएशन है सिटीजन के लिए। तो 10 में से अगर 3 लोग रगड़े जाते हैं, वो 0 लोग रगड़े जाने से तो अच्छा है एकदम। तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है कि अगर वहां से मतलब वो ऑपोजिशन के हो, लेकिन उन 3 लोगों को रगड़ने के बाद फिर आप अगले 3 को भी तो रगड़ो, फिर उसके अगले 3 को भी रगड़ो। क्योंकि अगर आप उन 3 को रगड़ गए उसके बाद अपने वाले पार्टी को अपने छोड़ दिया, तो ये 7 लोग जो है ये पब्लिक पे बड़ा जबरदस्त अत्याचार करेंगे, क्योंकि इनको खुली छूट रहेगी। तो ये सिटीजन के इंटरेस्ट के खिलाफ हो जाएगा। तो अगर आप सिटीजन की तरफ से देखोगे, 10 क्रिमिनल से अच्छा ये है कि 7 क्रिमिनल हो, लेकिन कोशिश ये होनी चाहिए कि 7 भी घट के 3 हो जाए, 3 भी घट के 2 हो जाए, 2 घट के 1 हो जाए। तो ये कांस्टेंट एंडेवर होना चाहिए। इसीलिए जब सरकार सिर्फ ऑपोजिशन को टारगेट करती है, मुझे इसमें कोई गम नहीं है, क्योंकि मतलब हाँ, अगर कोई इनोसेंट आदमी है उसको आप जबरदस्ती रगड़ रहे हो, उसमें प्रॉब्लम है, लेकिन अगर पहले से घूसखोर है तो उसको बिल्कुल सही ठोक रहे हैं। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार उन लोगों को, आपकी बात से मैं सहमत हूं कि कुछ तो सुधार हो रहा है, लेकिन जैसे मायावती हैं वो प्रो बीजेपी हो गई आजकल, तो उनके भाई के ऊपर भी जो ईडी और सीबीआई और इनकम टैक्स के खतरे टल गए। मुलायम सिंह और अखिलेश भी जो है थोड़ा सपोर्ट करने लगे, एक तरह से उस तरह से विरोध नहीं करा उन्होंने, तो उनको भी एक तरह से बख्श दिया गया। लालू प्रसाद यादव कन्विक्टेड हो गए, वो जेल में सड़ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने स्टेटमेंट भी है और वो पे दोष होता है कि नहीं होता वो एक अलग चीज है, वो अभी तक जेल में है। जयललिता भी दुनिया में नहीं है, वो थोड़ा प्रो बीजेपी हो गई थी, तो उनके भी केस जो है सब वापस ले लिए गए थे। येदियुरप्पा जी कर्नाटक के सीएम हैं, पहले जेल भी गए थे, भ्रष्टाचार के मामले थे। मेरा कहने का मतलब ये है कि जब दूसरे लोग जो भ्रष्टाचार में ऑलरेडी हैं, आपके साथ नहीं थे, अब आपके साथ आ गए, ये दूसरा सवाल है, तो वो अब वो सही हो गए, अब वो कुछ नहीं जो है आप उनके खिलाफ कुछ नहीं कर रहे हो। इससे क्या मैसेज? आपका मतलब है कि वो गंगा में धुल गए और स्वच्छ होकर बाहर निकल आए। तो जैसे शुरुआत में मैंने कहा था कि हमारे देश में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि रूल ऑफ लॉ नहीं है। अगर कानून इक्वली सब पे अप्लाई हो, अब ये है कि इक्वालिटी जो है वो किताबों में है, असली दुनिया में आपको 100% इक्वालिटी मिल ही नहीं सकती, लेकिन कोशिश ये होनी चाहिए कि मैक्सिमम इक्वालिटी करें। अच्छा, जब रूल ऑफ लॉ नहीं है तो ये नेचुरल है। जब आपके पास बिल्कुल कानून एनफोर्समेंट नहीं है, मतलब इफेक्टिवली प्रैक्टिकल तरीके से आप देखो कि अगर आपको कोई आके थप्पड़ मार के चला जाए, आप एफआईआर रजिस्टर करते रह जाओगे, फिर आपको यहाँ वहां किसी से जुगाड़ करके फोन करके तभी आपका एफआईआर रजिस्टर होगा। तो ये हमारे देश का सिचुएशन है। अच्छा, एफआईआर रजिस्टर भी हो गया तो कोर्ट में ट्रायल 10-10 साल चलेगा एक थप्पड़ का, तो 2-3 साल के बाद आप भी थक जाओगे। तो इफेक्टिव रूल ऑफ लॉ नहीं है। जहां इफेक्टिव रूल ऑफ लॉ नहीं होता है, जिसके पास ताकत होती है वो इस चीज को एब्यूज करता है। तो हम इस पे निर्भर ना रहे कि नेताओं की मानसिकता सुधर जाएगी। हमें ये देखना है कि हम अपना सिस्टम कैसे एक तगड़े तरीके से चलाएं। जब सिस्टम तगड़े तरीके से चलेगा तो नेता अपने आप ठीक हो जाएंगे। अच्छा, इसी में एक सवाल, अनिल वाजे जो पुलिस ऑफिसर थे और परमवीर जो पूर्व कमिश्नर थे, परमवीर के ऊपर केंद्र सरकार पूरी तरह से हावी थी जब वो अर्णव गोस्वामी वाले मामले को देख रहे थे। वही परमवीर अब केंद्र सरकार से कहते हैं कि अनिल देशमुख जो गृह मंत्री हैं महाराष्ट्र के, उन्होंने जो है वाजे के थ्रू 100 करोड़ रुपए महीना कैबरे और डिस्को और क्लबों से वसूलने के लिए कहा गया था। तो केंद्र सरकार वही परमवीर को उस वक्त तो कहती है विलेन, और वही केंद्र सरकार अब उस परमवीर को तो हीरो मान रही है, उसकी बातें मान रही है। ये क्या माजरा है? ये इसीलिए फिर से मैं कहता हूं कि आपके यहाँ रूल ऑफ लॉ नहीं है।
तो जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो परमवीर तो की या तो अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो फिर आप इलेक्शन जीत के आप लाठी पकड़ लो। ऐसा है कि ये सिर्फ ये वाली सरकार नहीं कर रही है। अगर आप आजादी के बाद देखोगे हर सरकार ने किया हुआ है। ये इंक्रीजिंगली आजादी के बाद क्योंकि लेवल गिरता चला जा रहा है तो इसका लेवल भी बढ़ता चला जा रहा है। तो जैसे हमारा पॉलिटिकल क्लास का, ब्यूरोक्रेटिक क्लास का, जो एडमिनिस्ट्रेटर्स है, इनका क्वालिटी गिरते चले जा रहा है, इन्फोर्समेंट कम होते चले जा रहा है, तो आपको ये ज्यादा नजर में आना शुरू हो रहा है। होता तो ये हमेशा से था। नहीं सर, मेरा अब सवाल ये है कि इसको रिवर्स कैसे किया जाए, क्योंकि हमेशा ऐसा होता है इसका मतलब ये नहीं कि आगे नहीं चलता है। तो सवाल ये है कि इसको आप रिवर्स कैसे करोगे इस चीज को, क्योंकि हम एक डेमोक्रेसी है। इसको रिवर्स करने का एक ही तरीका है कि आप इलेक्शन में खड़े हो, इलेक्शन जीतो और वे पूरी कोशिश करो कि इसको रिवर्स किया जाए। लेकिन मेरा एक्सपीरियंस जो रहा है, जो आप भी जानते हो थोड़ा, कि ये है कि जितने लोग इसके बारे में कंप्लेन करते हैं वो उस लेवल पे नहीं, लेकिन छोटे लेवल पे वही हथकंडे यूज करते हैं जो आज की सरकार पे आप कहते हो। इसका मतलब यह है कि जब आप लोग सरकार में पहुंचोगे तो आप भी वैसे ही करोगे। तो एज ए कॉमन सिटीजन मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा ना कि ये सरकार में या वो सरकार में, मैंने तो दोनों तरह से पिसना है। तो इसको रिवर्स करने का एक ही तरीका है कि आप एक पॉलिटिकल फॉर्मेशन करो जो उस टाइप के हथकंडों से बचे। बिल्कुल सही है, मैं सहमत हूं। अब मैं ये जानना चाहूंगा कि हमें पता चला है कि अरविंद केजरीवाल से आपको भी बहुत उम्मीदें थी और आप जैसे लोगों ने उनको सपोर्ट भी किया था। क्या वो अपेक्षाओं पे खरे उतरे या वो वही चीजें कर रहे हैं कि शुरू में तो अच्छी बातें करके और फिर उसी रंग में रंग गए हैं? आप ये इस पे कुछ कहना चाहेंगे? अब जैसे मुझे लगता है कि प्राइम मिनिस्टर हो, केजरीवाल हो, ये सारे वेल इंटेंशन्ड होते हैं और काफी सारे हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप शुरुआत में वेल इंटेंशन्ड होती है। प्रॉब्लम यहीं पे खड़ी होती है जो मैं डिस्क्राइब कर रहा था कि अगर आप इलेक्शन ही नहीं जीतोगे तो फिर आप आगे क्या करोगे। तो इलेक्शन जीतने के लिए फिर कॉम्प्रोमाइज शुरू हो जाता है। अब इस पे निर्भर करता है कि आदमी कितना कॉम्प्रोमाइज कर गया है। इस पे भी निर्भर करता है कि आपको काम कितना करना है। आपको कम काम करना है थोड़ा आसान होता है, बहुत ज्यादा काम करना मुश्किल होता है। केजरीवाल को सिर्फ दिल्ली करना है तो कम काम है, वो थोड़ा आसानी से हो सकता है। मोदी को पूरे देश में करना है, बड़ा मुश्किल हो जाता है वो। अब जो आप सवाल पूछ रहे हो कि केजरीवाल से जो उम्मीदें थी वो फ्रक्टिफाई हुई कि नहीं हुई, इसका आंसर बड़ा सीधा नहीं है। और वो इसलिए नहीं है क्योंकि मुझे लगता है कि जो केजरीवाल ने जो स्टार्ट किया उसके मतलब काफी लोग थे उस टाइम पे, सब लोग वेल इंटेंशन थे, सब लोग एक आइडियोलॉजिकल तरीके से आगे बढ़ रहे थे। उसमें फिर कुछ लोगों को वही जो मैं पहले कह रहा था कि ये फीलिंग आई कि भाई अगर हम सिर्फ आइडियोलॉजी पे चलेंगे तो काम चलेगा नहीं, क्योंकि इलेक्शन ही जीतेंगे। तो कुछ लोगों ने डाइल्यूट किया अपने आइडियोलॉजी को, कुछ लोगों ने स्टेडफास्ट रखा अपने आइडियोलॉजी को। तो जो लोग चिपके रहे वो लोग धीरे धीरे टूटते चले गए पार्टी से। अब फिर वही सवाल आता है कि प्रैक्टिकली उन लोगों को देखो जो आइडियोलॉजी की टूट के चले गए हैं, उनका कोई नाम पता नहीं है। आज के दिन कम से कम हम केजरीवाल का नाम तो ले रहे, तो कौन बेटर रहा। अब जैसे हम इस तरीके से सोचना शुरू करते हैं वो अपना डाउनवर्ड स्लोप शुरू हो जाता है। तो शुरुआत में ये टेक्स्ट बुक टाइप ऑफ इन्होंने प्रिंसिपल्स रखे कि ये आइडियोलॉजी इस तरीके की होगी और इसको हम इंप्लीमेंट करेंगे। डिसअपॉइंटमेंट ये होता है जब पता लगता है कि एक्चुअली वो टेक्स्ट बुक में नहीं टिके हैं, थोड़े नीचे आ रहे हैं टेक्स्ट बुक जो ये कह रहे थे। तो डाइल्यूशन जरूर हुआ है, लेकिन काम भी वो अपने तरीके से कर रहे हैं, जो कर सकते हैं अपने तरीके से कर रहे हैं। मोदी जी भी जो है जो अपने तरीके से काम कर सकते हैं वो कर रहे हैं, केजरीवाल भी कर रहे हैं। सवाल ये है कि एक्सपेक्टेशन और डिलीवरी में कितना गैप है। वहां मुझे लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए, अब जिन लोगों को फ्री हेल्थ केयर मिल गया, कुछ लोगों को डायग्नोस्टिक्स ठीक हो गया, दवाइयां अच्छी तरह से मिल जाती है, कुछ लोगों को स्कूल एक्सपीरियंस बेटर हो गए, उनके लिए तो एक्सपेक्टेशन और डिलीवरी में बहुत ज्यादा गैप नहीं है। लेकिन जो लोग उम्मीद कर रहे थे कि भाई यहाँ आपका ट्रैफिक ठीक से मैनेज हो जाएगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो जाएगा, तो उन लोग के लिए गैप बहुत बड़ा हो जाता है। तो
हमेशा ये सवाल ये है कि आप एक्सपेक्टेशन कितना ऊपर रखोगे और डिलीवरी कब करोगे और उसमें डिसअपॉइंटमेंट। मैं एक आपको साधारण एग्जांपल देता हूँ। आप गए कार मैकेनिक के पास अपनी गाड़ी लेकर, कार मैकेनिक को बोला कि हाँ भाई ये प्रॉब्लम है, सब फिट हो गया। अच्छा कब तक दे दोगे? तो उसने कहा सर 100 रुपए में ठीक हो जाएगा और या परसों आप आ लीजिए। तो आप परसों जब गए तो उसने तुमको कुछ कहानी बताई कि सर ये पार्ट नहीं है, वो नहीं, आप 2 दिन बाद आ जाओ। तो 2 दिन बाद आ गए तो फिर वो कुछ यहाँ वहां की कहानी करके फिर वो आपको 1 दिन के बाद 5 दिन डिले के बाद आपको गाड़ी देता है। जब गाड़ी आती है तो वो 100 रुपए की 120 हो जाता है, उसकी भी वो कुछ एक्सप्लेनेशन दे देता है आपको। तो आपका एक्सपेक्टेशन था कि 2 दिन में आएगा और 100 रुपए में होगा, ये 5 दिन में आया और 110 रुपए में काम हुआ। दूसरा आदमी, सेम एग्जांपल, दूसरा आदमी कहता है कि सर ये तो 5 दिन में होगा और आपको 120 रुपए लगेंगे। तो शुरुआत में जब आदमी जाता है कि अच्छा मैं इस मैकेनिक के पास दूंगा, इस मैकेनिक के पास दूंगा, वो हमेशा बोलते हैं कि अरे कम में भी कर रहा है, जल्दी भी कर रहा है, तो मैं इसके पास चला जाता हूं। इस पीरियड के बाद आप देखोगे कि 120 रुपए लगे और 5 दिन लगे, लेकिन आप हमेशा थोड़े डिसग्रंटल्ड रहोगे कि यार मुझे बेवकूफ बना दिया गया, मतलब कुत्ते के जैसे मेरे को 2-3 बार दौड़ा दिया गया। कुछ लोग, चुने हुए कुछ लोग कहेंगे कि एक्चुअली मेरे हिसाब से ये काम जो है ये 2 दिन में हो ही नहीं सकता, इसको 4-5 दिन लगेंगे और इतने पैसे में हो ही नहीं सकता, ये 120 ही लगेंगे, 110-120 लगेंगे। वो लोग जो है नंबर 2 मैकेनिक को पकड़ेंगे। उनको कहा गया 5 दिन, उनको कहा गया 120 रुपया। 5 दिन के बाद वो जाएंगे, 120 रुपये देंगे और गाड़ी लेके आ जाएंगे। इनको कोई डिसअपॉइंटमेंट नहीं होगा, इनको जो एक्सपेक्टेशन था डिलीवरी उसी लेवल पे हुआ है, और यहां पे जो एक्सपेक्टेशन है डिलीवरी इसके नीचे हुआ। तो हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में भी ये है। प्रॉब्लम ये है कि अगर आप आइडियोलॉजिकली खड़े रहोगे तो हमेशा वो 120 वाले और 5 दिन वाले के लेवल पे रहोगे कि आपके पास पहले लोग आएंगे ही नहीं, पहले वहां भागेंगे क्योंकि वहां सस्ता है और कम जल्दी हो जाता है। लेकिन फिर धीरे धीरे एक सिटीजन को अपने एक्सपीरियंस से सीखना भी चाहिए, तो वो धीरे धीरे वो ट्रैक करेगा, अच्छा यहाँ पे मैं जा रहा हूँ, ये बार बार मुझे बेवकूफ बता, यहाँ पे मुझे जाना चाहिए। हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में क्या होता है कि 1-2 इलेक्शन तक तो ये 120 वाले टिके रहते हैं कि 5 साल 5 दिन और 120। 2 इलेक्शन के बाद वो बोलते हैं यार मैं ऐसा सच्चाई से बात करता रहूंगा तो मेरे पास तो एक आदमी दहले भर का भी नहीं आता, तो मुझे भी तरीका यही है आगे बढ़ने का जिंदगी में कि मैं भी बोलूं कि 100 रुपए में होगा और 2 दिन में होगा। तो इस आदमी का क्वालिटी बढ़ने से हमारा सिस्टम जिस तरीके से ऑपरेट कर रहा है, क्योंकि हम अपनी हिम्मत हार जाते हैं तो वो वाले लोग खत्म हो जा रहे हैं। एक्चुअली जो हमारे पब्लिक एट लार्ज को चाहिए, हमें वो चाहिए कि भाई जो तुम ईमानदारी से तुम्हारे मुंह से निकल रहा है तुम उस पे मतलब निभाओगे। उस टाइप के नेता आपको ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट है, और जब भी आप किसी को बोलोगे वो बोलेंगे कि भाई प्रैक्टिकल हो जाओ। अब प्रैक्टिकल हो जाओ का मतलब ये है कि भाई मेरे पास अगर क्लाइंट ही नहीं आएगा तो 2 इलेक्शन के बाद मेरा रहना ही मुश्किल हो जाएगा। तो इस मैदान में रहने के लिए मुझे भी थोड़ा बहुत झूठ की इस्तेमाल करना पड़ता है। अच्छा, देश को चलाने के लिए अगर कुछ रास्ते अख्तियार करके सत्ता हासिल करी जाए तो कोई बुराई नहीं है आपका कहना, और करना चाहिए, ताकत आएगी तभी करें। मोदी जी को दूसरी बार भी पूर्ण बहुमत मिला और पहले बार से ज्यादा, तब तो उनको फुल फ्लैश अधिकार है, तो उनको देश हित में काम करना चाहिए। लेकिन जिस तरह के डिसीजन वो ले रहे हैं, जिस तरह का माहौल जो है पूरे देश में बन रहा है, क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि ऐसे काम करना चाहिए प्रधानमंत्री? तो इसमें एक सिंपल तरीका है इस चीज को देखने का। अब हमें आदत भी पड़ गई है कि मतलब कमजोर नेताओं की तो जो डिसीजन ले रहे हैं तो हमें उनसे दिक्कत भी होनी शुरू हो गई है। अब समझो मोदी जी जो भी कर रहे हैं वैसे ही कर रहे थे, लेकिन समझो पिछले जब से मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बने हैं, समझो आपकी इनकम 10 गुना बढ़ गई, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी मोदी जी से। प्रॉब्लम यह है कि एडमिनिस्ट्रेटिवली अलग अलग वजहों से आप जो भी डिसीजन लें, लेकिन इकोनॉमी अगर नीचे डूब रही है कि आदमी गरीब से गरीब होते चले जा रहे हैं, तो फिर उसमें दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। अब आप
जैसे अक्सर मेरा पहले भी मैं इस चीज को कह चुका हूँ कि अगर आप चाहोगे कि हिंदुस्तान में मैं रह के मैं अपनी आवाज उठाऊं, या मैं चाइनीज आदमी रहूं कि मैं वेल्दी रहूं लेकिन मुझे मतलब चाइना में भी खुली छूट है। जो लोग कहते हैं कि चाइना में फ्रीडम नहीं है, वो या तो कभी चाइना गए ही नहीं है। फ्रीडम का मतलब ये नहीं कि सिर्फ प्राइम मिनिस्टर को गाली देने का मेरे को राइट होना चाहिए, या प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ इलेक्शन खड़े होने का राइट होना चाहिए। फ्रीडम अलग अलग तरीके से, मैं कोई दुकान में जा रहा हूँ, मैं कहीं शराब पी रहा हूँ, खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, कपड़े कैसे पहन रहा हूँ, ये सभी तो फ्रीडम है ना हमारे लिए। अब सवाल ये होता है कि क्या डेमोक्रेसी, कॉस्ट ऑफ डेमोक्रेसी जो है, नॉर्मल डेमोक्रेसी नहीं, हमारे स्टाइल की डेमोक्रेसी, क्योंकि डेमोक्रेसियां अलग अलग देशों में भी चल रही हैं लेकिन वहां पर अलग तरीके से चल रही हैं। हमारे यहाँ कॉस्ट ऑफ डेमोक्रेसी ये हो रही है कि आज थोड़े टाइम तक तो लिबरलाइजेशन के बाद थोड़ा उठा इकोनॉमी, लेकिन अब फिर से नीचे गिर रहा है। अब सरकार, मोदी जी की सरकार कहती है कि हमको चेंज कर रहे हैं, तो उसमें वो नीचे आ रही है। ठीक है, जब तक अगर इलेक्शन आ रहा हो फिर से अगर ऊपर उठ गया तो वो वोट मिल जाएंगे। सिरा की अगर आपकी तनख्वाह जो है ये 5 गुनी बढ़ जाए तो आप भी वो डीबी को दोगे। आपको कोई सीए अमेंडमेंट से आपको कोई लेना देना नहीं होगा कि कोई बीफ खाते हुए धुल गया कोई, आपको कोई लेना देना नहीं होगा। आप लोग कहोगे भाई मेरे पास तो अच्छी गाड़ी आ गई, घर वार आ गया, बच्चे अच्छे अच्छे स्कूल जा रहे हैं, बड़ा मतलब मेरे को जो चाहिए वो खुशी से मैं कर रहा हूँ, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, ये सारी चीजें जो है ये इकोनॉमी से भी लिंक्ड होती हैं। अब जो ज्यादा इंटेलेक्चुअली ओरिएंटेड हो जाते हैं, जिनको गाली देना जरूरी होता है, उनके लिए दिक्कत हो सकती है। लेकिन साधारण आदमी के लिए अगर इकोनॉमी उठ जाए तो उसको नॉर्मल फ्रीडम की जरूरत है कि कोई ये ना कहे कि भाई तुम फटे हुए जीन्स पहनोगे कि मतलब पूरी जीन्स पहनोगे। ये सब टाइप के डायलॉग बाजी मेरे को ना, डायलॉग बोलते रहो लेकिन एक्चुअली मेरी जिंदगी में मत इंटरफियर करो, बैन मत कर दो फटे हुए जीन्स का। तो मुझे फिर कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं कॉमन मैन के बारे में बात कर रहा हूं, मैं इंटेलेक्चुअल लोगों के बारे में नहीं बात कर रहा हूं। इंटेलेक्चुअल लोग जो सरकार को गाली निकालना चाह रहे हैं, वो उनकी परसेंटेज कितनी है? 1% पॉपुलेशन का, 2%, अरे 5 पकड़ लो आप, 95% तो बड़ी खुश है इकोनॉमी अगर हो जाए। तो अगर ये सरकार, अच्छा इकोनॉमी उठने के लिए ये भी जरूरी है कि रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, क्योंकि अगर इकोनॉमी उठनी शुरू हो जाए और रूल ऑफ लॉ नहीं है तो आपसे लोग छीन के ले जाएंगे पैसे। जब आपके पास 5 गुना इनकम आएगा तो मैं देखूं कि अच्छा सिराज के पास ये इनकम है, मैं आके लूट के ले जाऊंगा, तो लुटेरे बढ़ जाएंगे अगर रूल ऑफ लॉ नहीं है। तो इन्हें रूल ऑफ लॉ लाने की जरूरत है, और इनकम्स अगर बढ़ जाए, जिसको कहते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ अगर तगड़े से हो जाए, तो मुझे नहीं लगता कि बाकी मसले जो है इतने इंपॉर्टेंट रह जाएंगे। लेकिन अगर आप मुझे गरीब बना दोगे, ऊपर से मुझे ये भी बोलोगे कि ये मत पहनो, वो मत खाओ, ये मत पियो, इस टाइप के खड़े हो जाओ, यहाँ पे बैठ जाओ, तो फिर मुझे ज्यादा दिक्कतें आ जाती हैं। प्रधानमंत्री टैगोर कट दाढ़ी रखी है, टैगोर कट नहीं, ऋषि के जैसे, ऋषि जैसी। अच्छा, तो लोग कुछ लोग ये कह रहे हैं बंगाल में कि टैगोर साहब की तरह है, चलिए ऋषि की तरह। तो क्या प्रधानमंत्री इलेक्शन के बाद, यानी ये टर्म पूरा करने के बाद, या तो ऋषि बनेंगे या नोबेल पुरस्कार के लिए जो है, मतलब नोबेल पुरस्कार का भी बात दूसरी है, लेकिन मेरे ख्याल से प्रधानमंत्री का ही माइंडसेट है। मुझे मैं प्रधानमंत्री को पर्सनली तो नहीं जानता, लेकिन मुझे लगता है कि वो जेन्युइनली एक तरीके से उनका एक अप्रोच है। हर आदमी में हर चीज परफेक्ट नहीं हो सकती, कुछ कमजोरियां हैं, लेकिन जो उनका जो रिलीजियस इंक्लिनेशन है वो मुझे लगता है कि जेन्युइन है। तो उस हिसाब से वो अपने आप को एक राज ऋषि टाइप का देखते हैं कि ऋषि भी हो और राजा भी हो, तो वो उस टाइप से। अच्छा, क्योंकि आप डेमोक्रेसी में तो आपको पब्लिक को प्रोजेक्ट भी एक तरीके से करना पड़ता है कि पब्लिक उस वजह से आपको वोट भी करे। तो मुझे लगता है अगले जनरल इलेक्शन में हिंदुस्तान की पब्लिक जो है ये ऋषिवर को जाके वोट देगी। अच्छा, एक सवाल और, अरुण गोविल साहब जो कि रामायण सीरियल में राम बने थे, अब उनको ले जाके बंगाल में उतारा गया है, तो हमारी जनता जो है, अगर किसी सीरियल में किसी व्यक्ति ने कैरेक्टर किया है तो उस कैरेक्टर को मन में रख के अगर वोट देती है, तो ये डेमोक्रेसी के लिए सही है। अब डेमोक्रेसी का
मेन फंडामेंटल ये है कि पूरी छूट होनी चाहिए। अब ये मेरा विचार है अगेन, और इसमें कानून भी एग्री नहीं करता इस चीज से। मैं 500 रुपए लेके किसी के लिए वोट डालूं, या मुझे कोई फिल्म एक्टर नजर आए उसके लिए वोट डालूं, या किसी ने मेरे घर के बाहर रोड बनाया है मैं इसके लिए वोट डालूं, कानून का ये काम नहीं है ये बताने के लिए कि आप किस वजह से वोट डालो। ये पूरी छूट मेरे पास होनी चाहिए कि मैं किस वजह से वोट डालता हूँ। मुझे कोई दारू मिला रहा है मैं उसके लिए वोट डालूं, वो मेरा डिसीजन है। इसमें आप लेक्चरबाजी मत करो। ये जो हमारे इंटेलेक्चुअल क्लास का है ना, कि इन लोगों को, जो गरीब लोग हैं इनकी अकल नहीं है, ये छोटे छोटे में बिक जाते हैं। मैं छोटे छोटे में इसलिए बिकता हूँ क्योंकि मुझे तो ज्यादा में बिकने नहीं देते, वहां तक होने नहीं देते हो कि मैं ज्यादा में बिकूं, तो मुझे हमेशा इसे नीचे रखते हो कि मैं छोटे में बिकूं। तो ये इंटेलेक्चुअल क्लास को इस टाइप का लेक्चरिंग बंद कर देना चाहिए कि ये 500 रुपए के लिए बिक गया, 2000 रुपए के लिए बिक गया, दारू की बोतल के लिए बिक गया, फिल्म एक्टर के लिए बिक गया। वो मेरा, उस आदमी का भी डिसीजन है। या तो आप डिसाइड ये कर लो कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज जो है हमारे देश में खत्म कर दिया जाए, कि एक लेवल के ऊपर ही आदमी या औरत वोट करेगा, इस लेवल से सोसाइटी के नीचे वोट नहीं करेगा। या तो आप वो डिसीजन ले लो। अच्छा, एक व्यक्तिगत सवाल कि आप जो है वकालत के पेशे में, जाहिर सी बात है उसमें बहुत दिमाग लगाना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, दिमाग खपाना पड़ता है। आप इंटरटेनमेंट करने के लिए गिटार रखा हुआ है यहाँ, इसके अलावा और क्या करते हैं? बड़ी सारी चीजें कर लेता हूँ मैं। OTT प्लेटफॉर्म में नेटफ्लिक्स है वो भी देख लेता हूँ, ट्रैकिंग पे भी चला जाता हूँ, कुछ अपने रिलीजियस टूर भी चले जाता हूँ, कुछ अपने पुराने ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस भी कर लेता हूँ, मंदिरों भी चले जाता हूँ, म्यूजिक भी कर लेता हूँ, खाना पीना भी कर लेता हूँ। तो मुझे लगता है कि मैं अपनी जिंदगी जो है पूरी तरीके से जीता हूँ, पूरे खुले तरीके से। सोशल मीडिया को जो है पूरी छूट होना चाहिए। फ्रीडम, आपका सवाल उसके इक्विवेलेंट है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच टोटल होना चाहिए कि नहीं। फ्रीडम ऑफ स्पीच में अगर मैं इंसाइट करूं पब्लिक को फॉर वायलेंस, क्या वो अलाउड होना चाहिए कि नहीं? मेरे हिसाब से भी वो अलाउड नहीं होना चाहिए। तो टेम्पर कर देंगे, तो टेम्पर कर देंगे, मतलब कुछ घुमा देंगे। अब जैसे आपने वो देखा, वो NDTV की निधि राजदान जी, उसको ऐसे लगा कि उसको कहीं नौकरी मिल गई हार्वर्ड में, पता लगा कि टोटल फ्रॉड था। इसी से रिलेटेड एक सवाल, एक हीरो है एजाज खान, वो बहुत उल्टी सीधी बातें करता है। ऐसे ही पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ एक बीजेपी के समर्थक हैं। ऐसे ही एक लड़का विनय दुबे है, वो गालियां तक बकता है सोशल मीडिया में। ये बहुत अभद्र बात है। प्रधानमंत्री जैसे व्यक्ति को आप गाली गलौज से बात कर रहे हो और वो वायरल हो रही है, लाखों व्यू हो रहे हैं, तो ऐसे लोगों के खिलाफ तो कार्रवाई होनी चाहिए। गाली गलौज से मुझे कोई परहेज नहीं है। गालियां निकालो, आप अपनी शक्ल लेके गालियां निकालो। अगर मैं आपको यहाँ पे, अगर आपको मुंह पे गाली निकाल सकता हूँ और उसमें कोई इलीगैलिटी नहीं है, तो सोशल मीडिया पे क्योंकि है तो उसमें भी इलीगैलिटी नहीं होनी चाहिए। अब आदमी प्रधानमंत्री है तो उसको रेडी होना चाहिए कि चारों तरफ से तीर चलेंगे, तो निकाले गालियां। हर आदमी को गाली निकालने का हक होना चाहिए, लेकिन वो लॉ को ना क्रॉस करे। दोस्तों, सरोकार मीडिया YouTube चैनल को मजबूती देने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक सीधे पहुंच सके। धन्यवाद।